राजनीति एडुकेट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी की बेसिक लेवल की हमने जो सीरीज़ शुरू की है, उसी कड़ी में आज का टॉपिक है भारतीय संविधान के भाग, पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेरा विश्वास है कि कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक समझ के साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी यह वीडियो लाभकारी होगा। सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा एवं विस्तृत संविधान कहा है। मूल संविधान 26 जनवरी 1950 की तिथि को हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ अस्तित्व में थी। इसे मैं फिर से रिपीट कर दूं। आर्टिकल की संख्या 395, पार्ट्स 22 और शेड्यूल 8। भाग, जिसे हम लोग पार्ट्स कहते हैं, भारतीय संविधान में मूल रूप से 22 भाग थे, लेकिन कालांतर में संविधान संशोधन द्वारा कुछ भाग इसमें जोड़े गए तथा कुछ भाग हटाए गए। जिस भाग में क्रम संख्या के साथ क, ख या कैपिटल ए, कैपिटल बी लगा हो, वह संविधान संशोधन द्वारा नया जोड़ा गया। वर्तमान स्थिति, क्रम से अभी भी 22 भाग ही हैं, परंतु गणना की दृष्टि से वर्तमान में 25 भाग है। हम बारी बारी से संविधान के सभी भागों के बारे में जानेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक समझ भी हमारी बेहतर होगी। भाग एक संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 में इसका उल्लेख किया गया है। इसमें संघ का नाम, राज्य क्षेत्र, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, राज्यों के निर्माण से संबंधित प्रावधान है। दोस्तों, संविधान का आर्टिकल 1 हो, संविधान का भाग 1 हो या संविधान का शेड्यूल 1 हो, सभी संघ और उसके राज्य क्षेत्र से ही संबंधित हैं। हम इसे याद रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान का भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। आर्टिकल 5 से 11 तक इसका उल्लेख है। इसमें भारत में नागरिकता की प्राप्ति, नागरिकता की समाप्ति, उसके विनियमन से संबंधित प्रावधान है। वर्तमान समय में नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर जो चर्चा चल रही है, उस प्रावधान को बनाने में संसद को जो अधिकारिता मिली हुई है, वो इसी भाग के अनुच्छेद के द्वारा मिली हुई है। भाग 3 मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक 6 प्रकार के मूल अधिकारों का उल्लेख है। 6 प्रकार के मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं। भाग 4 में राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का वर्णन है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 36 से 51 अनुच्छेद तक। भाग 4 क, इसे मैंने रेड कलर से लिखा है, पार्ट 4A। मैंने पूर्व में भी इसका उल्लेख किया था कि किसी भाग के क्रम में क या ए लगा हो तो इसका मतलब है कि उसे बाद में संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया है। मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है। इसमें 10 मूल कर्तव्य थे, वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं और इससे संबंधित जो आर्टिकल है वह है 51 क या 51 ए। तो इस तरह से हम देखें, इसको फिर से मैं रिकॉल कर दूं। भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। भाग 3 मूल अधिकार से संबंधित है। भाग 4 राज्य की नीति के निर्देशक तत्व से संबंधित है। भाग 4 क मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है। इसे संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। भाग 5
संघ से संबंधित है। द यूनियन अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक विस्तृत है यह भाग। इस भाग में 5 अध्याय हैं, 5 चैप्टर हैं इस अध्याय में, इस पार्ट में, जो कि संघ की सरकार, संघ की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से संबंधित है। इसी भाग में राष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री, संसद के दोनों सदनों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इत्यादि का वर्णन किया गया है। भाग 5 संघ से संबंधित। भाग 6 ये राज्य से संबंधित है, अनुच्छेद 152 से लेकर 237। इस भाग में 6 अध्याय हैं जो राज्य सरकार की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से संबंधित है। इस भाग 6 में 6 चैप्टर हैं जो कि राज्य सरकार की विधायिका अर्थात राज्य विधानमंडल, कार्यपालिका, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद और उच्च न्यायालय इत्यादि से संबंधित है। भाग 7 इसे मैंने क्रॉस किया हुआ है, इसे मैंने काटा हुआ है। वर्तमान में संविधान में इसका अस्तित्व नहीं है। पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, द स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, ये मूल अस्तित्व संविधान में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य के रूप में इसका अस्तित्व था, जिसे 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरसित कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इस तरह से भाग 7 अभी अस्तित्व में नहीं है और उससे संबंधित आर्टिकल 238 238 भी अस्तित्व में नहीं है। भाग 8 को हम देख रहे हैं। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, द यूनियन टेरिटरीज। इसमें वर्तमान समय में 8 संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान है। दिल्ली, पुडुचेरी के साथ साथ जो अन्य केंद्र शासित प्रदेश है उनसे संबंधित प्रावधान भाग 8 में किया गया है। इसे मैं फिर से रिकॉल कर दूं। भाग 5 संघ से संबंधित है, भाग 6 राज्य से संबंधित है, भाग 7 वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है, उसे 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरसित कर दिया गया है। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भाग 9 के साथ क, ख या ए बी नहीं लगा हुआ है, फिर भी इसे संविधान में नए भाग के रूप में गिना जाता है। ऐसा क्यों, इसे हम समझते हैं। भाग 9 में पंचायत के बारे में विवरण दिया गया है। मूल संविधान के भाग 9 को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा हटा दिया गया था। इसे हम समझते हैं। जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, उस समय हमारे संविधान के भाग 9 में जो प्रावधान थे उसे 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हटा दिया गया था। बाद में भाग 9 में की स्थिति यह हो गई, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन को जोड़ा गया। वर्तमान में जो भाग 9 है वो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अस्तित्व में आया। उस अधिनियम द्वारा ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई, जो कि हमारे शासन में एक तीसरा स्तर जोड़ता है, थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट। भाग 9 बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से भी, और आर्टिकल 243 से लेकर 243 9 तक इसमें शामिल है। भाग 9 क 9A ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। इस भाग को भी 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया और यह शहरी स्थानीय शासन से संबंधित है। और इसमें आर्टिकल 243 त से आर्टिकल 243 य 6 तक इसमें शामिल है। भाग 9 ख
यह सहकारी समितियों से संबंधित है। द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इसमें आर्टिकल 243 य ज से आर्टिकल 243 य न तक शामिल है। 9, इसे फिर से मैं रिपीट कर दूं। भाग 9 पंचायत से संबंधित है। भाग 9 क नगर पालिकाओं से संबंधित है। भाग 9 ख सहकारी समितियों से संबंधित है। भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन का प्रावधान है। यह आर्टिकल 244 से 244 क तक इसमें शामिल है। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध है। हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच किस प्रकार के संबंध होंगे उससे संबंधित प्रावधान भाग 11 में किया गया है। इसमें 2 चैप्टर हैं, विधायी संबंध से संबंधित और प्रशासनिक संबंध से संबंधित। भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, इसमें 4 अध्याय हैं। 264 से लेकर के 300 क तक इस भाग में शामिल है। 300 क हमें याद होगा, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक वैधानिक अधिकार बनाया गया था, वो उसे हमने आर्टिकल 300 क के अंतर्गत ही रखा था। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, इसमें 2 अध्याय हैं, एक सेवाएं से संबंधित और दूसरा लोक सेवा आयोग। इसमें आर्टिकल 308 से 323 तक शामिल है। इसी भाग में संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। इस पेज को फिर से हम रिकॉल करते हैं। भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से संबंधित। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, इसमें मुख्य रूप से विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंधों का विवरण है। भाग 12 वित्त, संपत्ति और संविदाएं और वाद। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, इसमें 2 अध्याय हैं, सेवाएं, लोक सेवा आयोग इसी के अंतर्गत आते हैं। भाग 14 क, इसे भी संविधान संशोधन के द्वारा भाग 14 क जोड़ा गया। इसमें प्रशासनिक अधिकरण और अन्य विषयों के लिए अधिकरण का उल्लेख है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। आर्टिकल इससे संबंधित है 323 क और 323 ख। भाग 15 वेरी इम्पोर्टेंट, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, निर्वाचन से संबंधित है। इसमें भारत निर्वाचन आयोग, वयस्क मताधिकार और निर्वाचन संबंधी अन्य प्रावधान का विवरण इसमें शामिल है। इसमें आर्टिकल 324 से लेकर 329 क तक सम्मिलित है। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। इस भाग में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से संबंधित प्रावधान के साथ साथ अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आदि का उल्लेख है। और यह आर्टिकल 330 से लेकर 342 क तक इसमें सम्मिलित है। भाग 17 यह भी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित है। आर्टिकल 343 से 351। इसमें 4 चैप्टर हैं, जिसमें संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषाएं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा आदि का उल्लेख है। इसी भाग में संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी के बारे में उल्लेख किया गया है। इस पेज को फिर से रिपीट हम करते हैं। भाग 14 क संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया अधिकरण ट्रिब्यूनल से संबंधित है। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। भाग 17 राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित है।
भाग 18 यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपात उपबंध से संबंधित है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे संविधान के द्वारा 3 प्रकार के आपातकाल का उपबंध किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं, और वित्तीय आपातकाल। इन सब का उल्लेख आर्टिकल 352 से लेकर 360 में शामिल है। यह भाग 18 के अंतर्गत आते हैं। भाग 19 में प्रकीर्ण मिसलेनियस कई तरह के प्रोविजंस हैं। भाग 20 में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख किया गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाग 20 ही हमारे संविधान को जीवंत दस्तावेज बनाता है। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, आर्टिकल 369 से 392 तक। इस भाग के अंतर्गत कई राज्यों के बारे में जो अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध किए गए, इसके बारे में विवरण मिलता है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का 370 के संबंध में जो फैसला आया वो इसी भाग से संबंधित था। इसके साथ साथ इसी भाग के द्वारा नागालैंड, पूर्वोत्तर के राज्यों, गुजरात, महाराष्ट्र या कई अन्य राज्यों को भी विशेष उपबंध उनके बारे में किए गए हैं। भाग 22, इसमें संविधान के संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन इत्यादि का विवरण है। इस पेज को फिर से रिकॉल करते हैं। भाग 18 आपात उपबंध से संबंधित है। भाग 19 मिसलेनियस प्रकीर्ण से संबंधित है। भाग 20 संविधान का संशोधन की प्रक्रिया के बारे में विवरण मिलता है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध की चर्चा की गई है। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन इत्यादि की चर्चा की गई है। इस तरह संविधान के सभी भागों, उससे संबंधित एग्ज़ाम ओरिएंटेड फैक्ट्स को मैंने इस वीडियो में समेटने का प्रयास किया है। वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।